For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस का जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होने वाले हैं। लास्ट 3 वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को, कुछ रीजनिंग को कवर किया था और आज की जो वीडियो है ये पार्ट 4 है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 16 के साथ, क्योंकि स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन हमने लास्ट 3 वीडियोज में कवर कर लिए हैं। ठीक है, और आपने उनको नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहां से भी उसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर मंथ ऑफ जून। जून के महीने का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होगा उसकी कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हेन फॉलोइंग अप्लायंसेस आर यूज्ड इन अ हाउस, इसका मतलब ये आपके और हमारे सभी के घर की बात चल रही है ना। एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप अपने घर पर भी अप्लाई कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को समझने के बाद कि आपके घर का कितना बिल जनरेट होने वाला है। ठीक है, कैसे, उसके लिए आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि भाई जून के मंथ का, है ना, जून के महीने का कितना बिल जनरेट होगा ये आपको बताना है। लेकिन इसके लिए हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए कि भाई कितने अप्लायंसेज हैं, है ना, जो घर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वो यहां पर कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहां पर मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में 3 बल्ब जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं 8 घंटे के लिए, 10 वाट का हर एक बल्ब है। तो 3 बल्ब है। ठीक है, 3 बल्ब को 8 घंटे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 एसी जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है 12 घंटे के लिए और 1600 वाट का एसी है ना, क्योंकि 1.5 टन का अगर एसी है तो 1600-1700 वाट तो नॉर्मल होता ही है ना। तो 1600 वाट का एसी है, 12 घंटे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक फ्रिज है जो 250 वाट का है और 20 घंटे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आवर्स दिए हुए हैं ना, हर अप्लायंसेस के अलग अलग आवर्स दिए हुए हैं, क्योंकि फ्रिज जो है वो 20 घंटे चल रहा है, 250 वाट का है, 12 घंटे चल रहा है। एसी, गर्मी ज़्यादा है ना, जून का मंथ है वैसे भी, तो 1600 वाट यहां पर दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हर एक अप्लायंसेस का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन जो है ना, कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो अप्लायंस, वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर हम उसको टोटल करेंगे तो 1 डे के अंदर जितने भी अप्लायंसेस हैं उनकी टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम मालूम कर पाएंगे। लेकिन कैसे, उसका मेथड देखिए आप। फॉर 1 डे, सिंगल डे के लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, है ना। फर्स्ट केस में हमें दिया हुआ है कितना, 3 बल्ब हैं, 10 वाट का एक बल्ब है, तो कितना हुआ, सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 30 वाट हो गया, है ना। 30 वाट कितने समय के लिए इस्तेमाल हो रहा है, 8 घंटे के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, E1 इसलिए क्योंकि 3 एनर्जी निकलेंगे ना, तो इसलिए थोड़ा मिक्सिंग ना हो, हमने E1 E2 वगैरह उसको डालकर चलेंगे। तो E1 इज इक्वल टू में कितना होता है, पावर इंटू टाइम। ठीक है, पावर कितनी है, 30 वाट, और टाइम कितना है, 8 आवर। अब यहां पे एक छोटी सी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, यहां पर ये वाट में दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब भी आप फाइंड करेंगे ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये कमर्शियल यूनिट होती है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले केस में जो कमर्शियल यूनिट होती है kWh में हम उसे मेंशन करते हैं, तो किलोवाट होना चाहिए। तो वाट अगर दिया है तो आप उसे किलोवाट में चेंज कर लेना, 1000 से डिवाइड करके। क्लियर, जितना आसानी से कट पा रहा है उसको काट देंगे, तो फाइनली कितना बच रहा है, 24 डिवाइड बाय 100। ठीक है, kWh। नेक्स्ट निकालते हैं E2, सेम पावर इनटू टाइम। एसी 1600 वाट का है, डिवाइड बाय 1000, मल्टीप्लाई में 12 घंटे इस्तेमाल हो रहा है। बहुत गर्मी पड़ती है ना, तो एसी तो चलाना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए,
2 0 से 2 0 कट जाएंगे। तो अब आप 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 192 डिवाइड बाई 10। 12 की मल्टीप्लाई 16 से करनी है ना, तो 12 6 72, 2 आ जाएगा, 7 यहाँ पर आएगा, तो 12 एकम 12 और 7 19, ठीक है। 192 डिवाइड बाई 10, और ये भी kWh में कन्वर्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट E3, एक फ्रिज है 250 वाट का है ना, तो इसके लिए सेम यही सिस्टम चलेगा। 250 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई कितना 20 आवर्स, 20 घंटे चल रहा है भैया ना। तो इसको भी आप सिंप्लीफाई कर देंगे, 0 से 0 कट कर देंगे, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब कि 50 डिवाइड बाई 10, तो ये तो सीधा 5 आ गया। अब आपने क्या करना है, E1 E2 E3 इन तीनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर, इस तरीके से लिखना आप उसको, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर 1 डे कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2 प्लस E3। E1 कितना है 0.24 प्लस 192 डिवाइड बाई 10 मतलब 19.2, ठीक है, प्लस 0.5 क्या, ये तो 0 तो कट चुकी है, तो 5 आ गया सीधा, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर देंगे, एक ना हो इसलिए आप उसको रफ में ज़रूर करके देख लेना भाई, डायरेक्ट ऐड करना ठीक नहीं होता है ना। डेसिमल के नीचे डेसिमल को रखा जाता है हमेशा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। 4 लास्ट में आ रहा है, 2 2 4 डेसिमल 14, 9 और 5 14 मतलब 4, 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2, ठीक है। कितना हुआ 24.44 kWh, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल एनर्जी निकली है 1 डे के लिए। अब आप निकालेंगे टोटल एनर्जी फॉर जून के मंथ के लिए जो टोटल एनर्जी होगी उसको कैसे निकालेंगे, 30, क्योंकि जून के महीने में 30 दिन होते हैं ना, तो 30 मल्टीप्लाई 24.44, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आंसर होगा वो जून के महीने का होगा। अब जब हमें कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट के लिए देखिए यूनिट रेट कितना दिया हुआ है, 5 रुपीज़ पर यूनिट, सिंगल यूनिट मतलब kWh है ना। तो 1 किलोवाट आवर के लिए 5 रुपये हमें चार्ज पे करना होगा। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 5 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 24.44, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, और करीब कितना चार्ज आपको पे करना होगा, मतलब जो बिल जनरेट होगा वो 3666 मतलब 3666 आपको बिल पे करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आएगा आपको कैसे करना है, उसमें जितने भी अप्लायंसेस दिए होंगे तो हर एक अप्लायंस का आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करना है, फिर सेकंड का फाइंड करेंगे, फिर थर्ड का फाइंड करेंगे, फिर फोर्थ का, जितने भी अप्लायंसेस होंगे तो उतने ही आप E1 E2 E3 E4 ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, टोटल आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे 1 डे की, जितने भी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाली है ना सिंगल अप्लायंस के हिसाब से सबको ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी एक दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप आपका होगा कि भाई कितना मंथ आपको पैटर्न दिया हुआ है या डेज दिए हुए हैं, 15 दिन के लिए आपको बिल फाइंड करना है, उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, या फिर कोई पर्टिकुलर मंथ दिया, जैसे मान लीजिए कि आपको दिसंबर दिया हुआ है ना, कि दिसंबर के मंथ का कितना बिल जनरेट होगा अगर ये अप्लायंसेज हैं इतने समय के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो जब आप थर्ड स्टेप लेंगे ना तो उसमें क्या करना होगा आपको, जैसे मैंने यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई किया जून की वजह से, अगर दिसंबर होगा तो आपको 31 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और लास्ट फोर्थ स्टेप में
जो कॉस्ट दी है फिर उससे मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो होगा आपका जो बिल जनरेट होने वाला है एक पर्टिकुलर मंथ के हिसाब से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो देखिए 17 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। उसके लिए आपको एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, पर सर्किट डायग्राम देखने में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है ना, तो इसको बहुत ध्यान से करना होगा आपको। देखिए ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए ना आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से पहले आप एरो डाल दीजिए कि करंट की डायरेक्शन पैटर्न क्या है। अब एक चीज ध्यान से समझना, आप जब करंट इस पॉइंट पर पहुंचेगा, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसको 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, करंट कभी ऐसा नहीं करता है कि पहले इस रास्ते से जाके चेक कर लेगा बाद में यहां से जाएगा। जिस पॉइंट पर करंट पहुंच जाता है और अगर आगे 5 रास्ते हैं या 10 या 15 20 50 जितने भी हैं, तो करंट उन सभी में एक साथ एक ही समय में फ्रैक्शनेट हो जाता है। ठीक है, कितना कितना वैल्यू के हिसाब से फ्रैक्शनेट होता है वो डिपेंड करता है वहां पर कितना कितना रेजिस्टेंस है, वो उसके अकॉर्डिंग ही फाइंड किया जा सकता है। क्लियर, पर हाँ बढ़ जाता है और उसी समय चलना स्टार्ट करता है, बढ़ जाता है सेम टाइमिंग पर, यह बात ध्यान रखना। तो अब करंट यहां पर फ्रैक्शनेट हो गया है, तो अब सोचने वाली बात, यहां पर गया, यहां पर और यहां पर, तो ये जो 3 चीजें हैं ना, ये सभी आपस में पैरेलल है ना। लेकिन आप ध्यान से देखना, ये जो 2 चीजें हैं ये आगे जाकर फिर से मर्ज हो रही हैं। तो जब करंट यहां से गुजरेगा और यहां से गुजर कर आएगा तो ये दोनों तो आपस में पैरेलल हुए, है ना, और फिर आगे जाकर करंट जो है मिल जाएगा और यहां पर इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे कि ये और ये मतलब 10 ओम और 10 ओम, ये वाले जो 2 रेजिस्टर दिए हुए हैं ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं। लेकिन जब हम इन पैरेलल का टोटल आंसर फाइंड कर लेंगे तो उसको फ्लिप करेंगे, वर्टिकली फ्लिप करेंगे, और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इस वाले रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में होगा। बस ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, क्योंकि एकदम अगर हम इसको देखते हैं ना तो पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसी ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसलिए हमने बहुत ही डिफरेंट बुक में से क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया हुआ है, और जिस क्वेश्चन में मेरे को लगता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन थोड़ा और मॉडिफाई कर देना चाहिए, तो मैंने अपने पास से भी उसके वैल्यूज वगैरह को चेंज कर दिया है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भाई आपको मालूम है कि जैसे इस तरह से कोई अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो आप क्या बोलते हैं, उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगर इस तरह से अरेंजमेंट है तो आप इसे क्या बोलते हैं, पैरेलल, ये सीरीज हो गया। लेकिन यहां पर सीरीज पैरेलल के साथ थोड़ा सा मसाला भी आ रहा है ना, मसाले से मतलब कि डायरेक्ट सीरीज पैरेलल का पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया था ताकि आप लोगों को पता चल सके कि भाई हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं ना। तो आप ध्यान रखना, ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन की, सुपर ट्रिक जो है ना, हालांकि ट्रिक नाम की कोई चीज होती नहीं है, बस वो क्या होता है कि कोई व्यक्ति कितना सिंपल तरीके से उस चीज को लेकर एक्सप्लेन कर रहा है, वही ट्रिक होती है। ठीक है, चलिए खैर, तो करंट जब यहां पर पहुंचेगा वो 3 भागों में बंट जाएगा। अब ये ऊपर वाला हो चाहे बीच वाला हो चाहे नीचे वाला हो, सभी पैरेलल में, ये बात तो क्लियर है। लेकिन क्या है, यहां पर बीच में एक रेजिस्टेंस दे दिया है जिसकी वजह से इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर सोचिए आप ये ना होता, है ना, और ये जो 3 लाइन है ना, जो करंट 3 पार्ट में फ्रैक्शनेट हुआ है, आगे जाकर वो कंबाइन हो जाते हैं और फिर इधर, तो तीनों को हम क्या करते हैं, सीधा सीधा 1/5, 1/10 और 1/10 ऐसे करके सिंप्लीफाई कर देते, पैरेलल में केस बन जाता। लेकिन इस रेजिस्टेंस की वजह से यहां पर थोड़ा सा चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है ना, तो वही चीज आप समझनी है। तो पहले आपको क्या करना होगा, फाइनल रिजल्ट सुनते हैं दोबारा से, कि ये जो 2 रेजिस्टेंस हैं इनको पैरेलल में सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा उसको वर्टिकली फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने के बाद जो आंसर होगा वो इस 5 ओम रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और जब हमारा ये पूरा ट्रैक यहां से यहां तक का पूरा ट्रैक सॉल्व हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो इसके लिए पैरेलल में बनेगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम निकालेंगे पैरेलल वाला केस, 1/10 प्लस 1/10, है ना। यहां पर रेजिस्टेंस की आपको यूनिट भी याद रखनी है, ओम, है ना, इस तरीके से। मैं चलिए यहां पर बना देता हूं उसको। ठीक है, सभी में आपको लगानी है वो, है ना, मैंने एक में लगाकर दिखा दिया आपको, आप नोट करिएगा, आप ध्यान रखिएगा, सभी में लगानी है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा,
डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि बहुत ईजी है, पर लेकिन डायरेक्ट मत लिखिए, प्रैक्टिस करिए। एलसीएम लीजिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 + 1 मतलब 2/10। 2/10 का मतलब 1/1 डिवाइड बाय 5, तो 1/RP = 1/5। और आप इसको कैसे लिखेंगे फ्लिप करने के बाद, ये आ जाएगा आपका 5 ओम। तो रेजिस्टेंस जो आया ना हमारे पास पैरेलल वाला, मतलब हमने इसको सॉल्व कर लिया और इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हमने फ्लिप भी कर लिया। फ्लिप करने के बाद जो आंसर बना वो कितना है 5 ओम। तो वो 5 ओम इस वाले 5 के साथ कैसा होगा, सीरीज में होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको, है ना। अब आप इसको पॉइंट डाल दीजिए ना, पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। A B C, इतने पॉइंट्स काफी हैं, है ना। अब हम लाइंस लिखते हैं एक बार। टोटल रेजिस्टेंस थ्रू A B C, जो A B C पॉइंट है उसके जरिए जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 5 ओम प्लस 5 ओम मतलब 10 ओम। ठीक है, इसका आंसर कितना आया था 5 ओम, उसको हमने इसके साथ ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया वो आप समझ चुके हैं ना, क्योंकि यहां पर जाकर करंट मर्ज हो गया, फिर इससे गुजर रहा है, इधर से ये आ रहा है, तो ये पूरा ट्रैक और ये पैरेलल में होगा, है ना। तो इसका आंसर कितना बना 10 और ये 5। अब हमें फिर से पैरेलल सॉल्व करना होगा 1/5, ठीक है, प्लस इस पूरे का जो आंसर आया था 1/10। ठीक, कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए आप। 10, 5 × 2 = 10 और 10 × 1 = 10, तो 3/10। जब आप इस यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो आपने आरपी जो था उसको फ्लिप कर दिया है, पलट देंगे आप आंसर को, तो कितना बन जाएगा 10/3 मतलब कि 3.33 समथिंग। तो ये आपका टोटल रेजिस्टेंस हुआ इस सर्किट से। हो सकता है इस सर्किट में एक और क्वेश्चन वो जनरेट कर दे, आपसे पूछ ले कि भाई यहाँ पर कुछ बैटरी की पावर वगैरह दे दे, जैसे कि मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी है ना। तो अब आप करंट भी निकाल सकते हैं ना। कितना कैसे निकालेंगे, V = IR, ओम्स लॉ वाला जो फॉर्मूला था ना उसका इस्तेमाल करेंगे V = IR का। तो आपको V गिवन है, R आपने फाइंड कर लिया है, तो आप I वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हमारा खत्म हुआ और अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द करंट इन अ 12 ओम रेजिस्टर। एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है आपको, दो रेजिस्टर पैरेलल में है, एक यहां पर सीरीज में दिया हुआ है। साफ पता चल रहा है इसको देखकर, डायग्राम को, है ना, सर्किट डायग्राम को देखकर। एक बैटरी दी हुई है, 6 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन दो एमीटर लगे हुए हैं, है ना, A1 और A2। एमीटर का क्या काम होता है, करंट की रीडिंग को पता करना। सिंपल, एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई सीरीज में, पैरेलल में भी तो लगा सकते थे, नहीं लगा सकते पैरेलल में। क्यों नहीं लगा सकते हैं, या क्यों लगाते हैं एमीटर को सीरीज में, क्योंकि एमीटर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है वो कम होती है, इसलिए उसको सीरीज में लगाया जाता है। और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू हाई होती है, इसीलिए। क्लियर। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, दोनों एमीटर को सीरीज में लगा रखा है ना। तो सीधी सी बात है, जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और सीरीज में ही करना होता है एमीटर को कनेक्ट, तो ये हमेशा, है ना, कैसे दिखाएंगे, A1 और A2 सेम रीडिंग दिखाएंगे, रीडिंग में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। अगर ऐसा कोई पार्ट यहां पर दिया होता कि बताइए कि A1 और A2 में क्या रीडिंग को लेकर कोई डिफरेंस है या नहीं है, तो आप सीधा सा आंसर करेंगे कि भाई कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, बिल्कुल सेम रीडिंग आएगी A1 और A2 की। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका अरेंजमेंट ऐसा है, इसीलिए। अब मेन चीज, 12 ओम जो रेजिस्टर है इससे कितना करंट जा रहा है। ठीक है, तो 12 ओम रेजिस्टेंस देखिए कहां लगा है, सीरीज में लगा हुआ है। सिंपल, बिल्कुल इजी अरेंजमेंट है। तो जितना सर्किट से करंट जा रहा होगा तो वही तो जाएगा इससे। तो सर्किट से कितना करंट पास आउट हो रहा है हम ये फाइंड कर लेते हैं, और सर्किट से जो करंट जा रहा है वो कितना है उसको पता करने का तरीका क्या है। आप सोचिए, ये मैंने एरो लगा दिए, मतलब करंट, ठीक है, प्लस से माइनस डायरेक्शन होती है। करंट यहां पर पहुंचेगा,
फ्रैक्शनेट हो जाएगा, ठीक है, आगे जाकर फिर से मिल जाएगा और ऐसे पास आउट होगा। तो इससे कितना करंट जाएगा? जितना कि आपके सर्किट से पास आउट हो रहा है। अब सर्किट से जो करंट जा रहा है उसको पता करने के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं? V और R, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के हमने ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो वहां से अगर आपको I कैलकुलेट करना होता है, देखिए इस तरीके से मेन फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। अगर आप I को फाइंड करना चाहते हैं तो V डिवाइड बाय R बन जाता है, ठीक है। तो आपको V मालूम होना चाहिए, दिया हुआ है, ठीक है, टिक लगा लेते हैं इस पे। R टोटल रेजिस्टेंस, पर टोटल रेजिस्टेंस मालूम नहीं है। तो अगर हम किसी तरीके से टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, V हमें दिया हुआ है, तो हम बहुत आसानी से I फाइंड कर सकते हैं, करंट का पता लगा सकते हैं। और जब हम करंट को फाइंड कर लेंगे तो हम बिल्कुल मजबूती के साथ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप कह सकते हैं कि भाई 12 ओम रेजिस्टर से इतना करंट जा रहा है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल को। सबसे पहले हम इसको नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 24 प्लस 1 अपॉन 24। तो ये तो डायरेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, बाकी आप एलसीएम लेके करना चाहे तो वैसे कर लेना, या क्रॉस मल्टीप्लाई, दो ही तरीके होते हैं इसके। 24 और ऊपर कितना जाएगा? 2। तो यहां पर कितना आएगा? 1 डिवाइड बाय 12। आपको पता है हमें 1 अपॉन RP नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? RP चाहिए। तो आप इसे वर्टिकली फ्लिप कर देंगे, सीधी सी बात है, इसको आप उल्टा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? RP इज इक्वल टू में 12 ओम। ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। इसका जब आंसर आ जाता है ना तो इसको पलटना मत भूलिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में एग्जाम के दौरान क्या होता है, इसी पे मिस्टेक होती है। आपने इसे कैलकुलेट किया, कितना आया? फटाफट से 1/12 और इसको ऐड कर दिया इसमें, तो आंसर गलत आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप पैरेलल वाली कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको पलटना नहीं भूलना है, ठीक है। जब उसको फ्लिप कर देंगे तो जो आंसर आएगा फिर आप उसको इसमें ऐड करेंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा बनेगा 12 ओम प्लस 12 ओम, मतलब कि 24 ओम, है ना। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का, ठीक है। अब आपको क्या करना है? उस फार्मूले का यूज करना है। इसको क्रॉस को मैं हटा देता हूं, कभी आप सोचेंगे न्यूमेरिकल गलत हो गया है ना, ठीक है। तो अब आप यहां पे I फाइंड करने के लिए V कितना दिया हुआ था हमें? 6 वोल्ट। यूनिट तो लगाने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि अब तो आप कर रहे हैं न्यूमेरिकल, है ना, लास्ट में जरूर लगाना पड़े। R कितना हमारे पास आया है? 24, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 को जब आप सॉल्व करेंगे डेसिमल में, आप ऐसे नहीं निकाल के छोड़ सकते हैं ना। एग्जाम में हमेशा आपको क्या करना है? वैल्यू को फाइनली फुल्ली सॉल्व करके दिखाना है, मतलब डेसिमल प्लेस तक जरूर पहुंचना है आपको, ठीक है। तो आप ऊपर छोटे डिजिट है तो डेसिमल लगाएंगे, 0 हो जाएगा, तो ऊपर 10 और नीचे 4 हो गया। अब तो अब इसको सॉल्व कीजिए आप। 4 2 जा 8, 2 बचता है, 0 लगेंगे, 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 है। तो 0.25 ये करंट आ गया है। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ये फाइनल आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 18 का। क्लियर? आई होप आपको सारे ही मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं ना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जितने भी टॉपिक्स हैं या जितने भी पैटर्न कह सकते हैं आप, उन सभी पैटर्न पर हम एक एक दो न्यूमेरिकल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक पर बेस्ड आप लगातार 25 न्यूमेरिकल कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। आपको जितने भी पैटर्न होते हैं उन सभी का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उस पर कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, वो समझाना हमारी वीडियोस का टारगेट है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल, जितनी भी रीजनिंग है, उनको हमने टोटल 4 वीडियो में कवर किया है। आज की वीडियो 4th वीडियो है, बाकी लास्ट जो 3 वीडियो हैं वो आपने जरूर देखी होंगी। तो अगर ये सभी वीडियोस आपको बहुत पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, और लाइक भी कर देना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 मैंने यहां पर दोनों क्वेश्चन को लिख दिया है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा कि भाई इसे कैसे करना है, क्या चीज यहां पे फाइंड करनी है, फिर आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, 19 को भी और 20 क्वेश्चन को भी। और अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है या आपको कैलकुलेशन में कुछ समस्या आ रही है, आंसर नहीं आ पा रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उस पर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।
ठीक है, अब समझते हैं। देखिए इसको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, 10 ओम और 20 ओम जो रेजिस्टर्स हैं, है ना, इनसे कितना करंट जा रहा है। टोटल से पूछता ना कि भाई सर्किट डायग्राम से कितना करंट जा रहा है, तो आप आसानी से निकाल लेते, टोटल रेजिस्टेंस निकालते, पोटेंशियल दिया हुआ है ना, तो V = IR फॉर्मूला यूज करते और वहां से I आप कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन आपसे क्या कहा जा रहा है, इस पूरे का करंट नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, इस 10 ओम से कितना करंट जाएगा और इस वाले रेजिस्टर से कितना करंट जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे निकालते हैं वो चीज समझते हैं। अगर आप चाहते हैं इससे कितना करंट जा रहा है तो आपको क्या क्या चाहिए, एक तो रेजिस्टेंस चाहिए इसका दिया हुआ है, और आपको इसका पोटेंशियल चाहिए, है ना। तो रेजिस्टर तो है पर पोटेंशियल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पोटेंशियल निकाल लेंगे। सेम इसी तरीके से आपको इसका करना है। अब एक खास चीज, बूस्टर लाइन, वो लाइन क्या है कि जब सीरीज में रेजिस्टर लगे होते हैं तो अलग अलग पोटेंशियल रहता है, लेकिन जब पैरेलल में रेजिस्टर्स को अरेंज किया जाता है तो पोटेंशियल सेम होता है। इस चीज की आपको क्लियरिटी हो जाएगी जब आप देखेंगे, या आपने देखी भी होगी, पैरेलल में जब रेजिस्टर्स को अरेंज करते हैं तो उसका डेरिवेशन की वीडियो। ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने आपको समझाया भी था कि भाई जब रेजिस्टर्स को आप पैरेलल में अरेंज करते हैं तो वहां पर V1 V2 V3 नहीं होता है, वहां पर सिंपल V चलता है, सिंबल, पोटेंशियल सेम चलता है। लेकिन जब आप रेजिस्टर्स को कैसे अरेंज करते हैं, सीरीज में, है ना, तो वहां पर V फ्रैक्शनेट होता है, V अलग अलग लिया जाता है रेजिस्टर्स के हिसाब से। ठीक है, V1 V2 V3 इस तरह से। तो उस पोटेंशियल का इस्तेमाल करना, ठीक है, इस रेजिस्टर का इस्तेमाल करना, और आपके पास I1 आ जाएगा, मतलब 10 ओम रेजिस्टर से कितना करंट जा रहा है ये कैलकुलेट हो जाएगा। और जब आप इस वाले करंट को फाइंड कर लेंगे, है ना, तब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में टोटल जो करंट आया था उसमें से यहां से जितना करंट जा रहा है उसको माइनस करेंगे, तो आपके पास सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा, मतलब कितना करंट जा रहा है 20 ओम रेजिस्टर से, ये भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर, बस ये याद रखना, 10 ओम से जितना करंट जा रहा है और 20 ओम रेजिस्टर से जितना करंट जा रहा है उनको सम करने के बाद वही रहेगा जो आपके पास टोटल सर्किट से करंट जा रहा है, टोटल करंट जो सर्किट से पास आउट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ये आप सोच रहे होंगे ये रह गया, ये बहुत ईजी है। ये एमीटर की रीडिंग कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया सिंपल, कि एमीटर की रीडिंग क्या होगी, भाई जो करंट है ना सर्किट से जो पास आउट हो रहा है वही एमीटर की रीडिंग होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में एक अरेंजमेंट है, वो आप सोचिएगा सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है, उसी के बेस पे आपको पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा और करंट कितना जा रहा है सर्किट से ये फाइंड करना होगा। करंट फाइंड करने के लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए और पोटेंशियल भी दिया हुआ है, और टोटल रेजिस्टेंस आप फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए साइंस के टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स।